हेलो एवरीवन, वेलकम है सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायरिया। तो डायरिया क्या होता है, या फिर हम इसे दस्त के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अभी ये जो सीज़न चल रहा है या फिर ये मौसम है, इस मौसम में सबसे ज़्यादा डायरिया वाले पेशेंट देखने को मिलते हैं। खास करके बच्चों को ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आइए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो डायरिया है या दस्त है वो किन किन कारणों से होता है, और डायरिया के कारण बच्चों में बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आ जाती है, और कई बार अगर डायरिया सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है तो बच्चों की डेथ भी हो जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि डायरिया होता क्या है या फिर डायरिया क्या है। व्हाट इज़ डायरिया? डायरिया इज़ लूज वाटरी एंड possibly more frequent bowel movement that can last for a few days to week। डायरिया को हम दस्त के नाम से भी जानते हैं, इसे हम दस्त भी बोलते हैं। अब दस्त किस कंडीशन में बोला जाता है या फिर डायरिया किस कंडीशन में बोला जाता है? तो ढीला, पानीदार और अधिक बार मल त्याग होना, मतलब बार बार स्टूल पास आउट होना, और स्टूल पास आउट होने के साथ साथ जो भी स्टूल होगा वो ढीला होगा, मतलब बहुत ही पतला होगा, और पानी की तरह यहाँ पर उसे बार बार पास होगा। तो जो कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकता है। और इसके एक तरह से बोला जाए, आप कैसे जज करेंगे कि इसे डायरिया हुआ है या फिर इसे दस्त हुआ है? तो इसकी कंडीशन ये हो जाती है कि अगर दिन में 3 या फिर 4 से ज़्यादा बार अगर आप मोशन करने जा रहे हैं या फिर बार बार आपको दस्त लग रहे हैं, तो ये जो सिम्टम्स हैं वो आपको डायरिया के दिखते हैं। तो इसका ये है कि कभी कभी कुछ हम फाइबर्स खा लेते हैं, जिस कारण से भी जो मोशन है वो ढीले जाते हैं। लेकिन अगर 3 से 4 या फिर 4 से ज़्यादा बार अगर आपको मोशन आते हैं, लूज़ आते हैं, तो ये लक्षण डायरिया के ही है। तो इसकी पहचान यही है कि जो भी दस्त होगा वो ढीला होगा, पानीदार होगा। तो ये हमारे दस्त की पहचान है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? दस्त बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा, ये कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक भी हो सकता है और 1 या 2 दिन में भी ठीक हो सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कारण क्या क्या होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका कारण क्या है, दस्त होने के कारण या फिर डायरिया होने के कारण क्या है। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं वायरसेस। तो वायरसेस भी एक रीज़न है डायरिया होने का। वायरस अगर आते हैं हमारे बॉडी में, अब ये देखेंगे ये वायरस हमारे बॉडी में एंटर कैसे होते हैं। तो वायरस दैट कैन कॉज डायरिया इंक्लूड नॉरवॉल्क वायरस, ऑल्सो नोन एज नोरो वायरस। अब इसे हम देखते हैं, इसे एंट्रिक एडिनोवायरस भी बोलते हैं, या फिर एस्ट्रोवायरस भी बोलते हैं, साइटोमेगालो वायरस या फिर वायरल हेपेटाइटिस। एंड रोटा वायरस इज अ कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट चाइल्डहुड डायरिया। अब वायरस की बात कर लेते हैं। तो वायरस जो है दस्त का कारण होते हैं। तो दस्त का कारण बनने वाले वायरस से जो हमारे नॉरवॉक वायरस, जिसे हम नॉरो वायरस भी कहते हैं, और इसके अलावा जो हमारे एंट्रिक, जैसा कि हमने देखा अभी, एंट्रिक एडेनो वायरस, एस्ट्रो वायरस, साइटोमेगालो वायरस एंड वायरल हेपेटाइटिस, ये सभी वायरस के अंदर शामिल हैं। तो अगर ये वायरस अगर हमारे बॉडी में एंटर होते हैं तो इन कारणों से भी डायरिया की संभावना बढ़ जाती है या फिर डायरिया होता है। अब इसमें से रोटा वायरस भी होता है। तो रोटा वायरस जो कि हमें बचपन में देखने को मिलता है, तो ये मोस्टली छोटे बच्चों को देखने को मिलता है। तो तीव्र बचपन के दस्त भी हम इसे बोल सकते हैं। तो रोटा वायरस जो बच्चों में देखने को मिलता है, जो बच्चों में अगर दस्त हो रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5 साल तक के या फिर 10 साल तक के, तो इनमें जो मोस्टली जो दस्त की संभावना देखने को मिलती है, डायरिया की जो संभावना देखने को मिलती है, वो रोटा वायरस के कारण ही देखने को मिलती है। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी में भी रोटा वायरस के कारण ही यहाँ पर मोस्टली डायरिया जैसी संभावना देखने को मिलती है। तो ये तो वायरसेस के कारण हो जाता है कि वायरस के कारण डायरिया देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बैक्टीरिया एंड पैरासाइट। अब कौन कौन से बैक्टीरिया और कौन कौन से पैरासाइट होते हैं जो डायरिया का कारण बनते हैं। तो एक्सपोजर्स टू सर्टेन बैक्टीरिया सच एज इकोलाई पैरासाइट्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर लीड्स टू डायरिया। अब बैक्टीरिया और जो हमारे परजीवी या फिर जो पैरासाइट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो ये बैक्टीरिया और पैरासाइट हमारे दूषित भोजन या फिर पानी के माध्यम से, जो हमारे ई कोलाई होते हैं या फिर परजीवी जैसे कुछ बैक्टीरिया के संपर्क में आने से दस्त होता है। तो ये जो मोस्टली जो देखने को मिलता है, कंटामिनेटेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड फूड को खाने से ये देखने को हमें मिलता है, वो भी डायरिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं
अब एक कारण और है, जैसे कि हमने देखा वायरस, बैक्टीरिया, वायरस हमने देखा, बैक्टीरिया हमने देखा कि बैक्टीरिया वायरस के कारण डायरिया होता है या फिर दस्त होते हैं। अब कारण इसमें और भी है, मेडिसिन, कुछ मेडिसिन से भी यहाँ पर हमें डायरिया होता है। अब आप बोलेंगे कि मेडिसिन, दवाइयाँ खाने से डायरिया कैसे होता होगा, तो देखते हैं कि मेडिसिन या फिर दवाइयों से भी दस्त होते हैं या फिर डायरिया होता है। तो many medicines such as antibiotics can cause diarrhea. Antibiotics get rid to infection by killing bad bacteria, but they also kill good bacteria. अब कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, अगर कोई कंटिन्यू एंटीबायोटिक्स ले रहा है, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहा है किसी भी चीज़ के लिए, या फिर पेन किलर्स लेते हैं कभी कभी, तो उन कारणों से भी दस्त हो जाते हैं। अब देखिए, अब उससे दस्त हो क्यों रहा है, होता क्या है कि दवा, जो हमारे दवाएं, जैसे यहाँ पे लिखा है कई दवाएं, जैसे एंटीबायोटिक हो गया, दस्त के कारण बन सकती, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो खराब बैक्टीरिया को तो मारते ही हैं, मतलब खराब बैक्टीरिया को मारकर जो भी हमारा इन्फेक्शन है उससे छुटकारा दिलाते हैं। लेकिन जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जो हमारे बोल सकते हैं कि वो हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन्हें भी मार देते हैं। तो जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए नीडफुल हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो भी मर जाते हैं उन एंटीबायोटिक्स के कारण। तो इस कारण से भी डायरिया जैसी समस्या या फिर दस्त जैसी समस्या सामने देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं सर्जरी। अब सर्जरी भी एक कारण होता है डायरिया होने का या फिर दस्त होने का। तो पार्शियल इंटेस्टाइनल और गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरीज कैन समटाइम कॉज डायरिया। तो जो हमारी सर्जरी होती है, जैसे कि पार्शियल इंटेस्टाइन मतलब जो हमारी आंतों का, या फिर गॉल ब्लैडर का मतलब पित्ताशय की थैली को हटाने वाली सर्जरी होती है, तो कभी कभी उस कारण से भी डायरिया यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मेन कारण तो है जो भी डायरिया का, वो कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर ज़्यादा हम स्पाइसी फूड खा लेते हैं, मतलब खाना स्पाइसी के साथ साथ हम बाहर का खाना मोस्टली खाते हैं, तो बाहर के खाने में हम नहीं देखने जा रहे कि उसे कितने हाइजीन मतलब हाइजीन करके उसे खाने को बनाया जा रहा है। तो मेन कारण मोस्टली ये हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हम जब भी बाहर का खाते हैं, शादियों पार्टियों का खाते हैं, तो डायरिया फिर दस्त जैसी समस्या हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि वहाँ से हमारे बैक्टीरिया जो वायरस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। ये तो हमारे कारण हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अगर दस्त लगते हैं या फिर डायरिया होता है। तो मोस्टली बेली क्रम्स और पेन, ब्लॉटिंग, पेट में ऐंठन होगी, मतलब पेट में दर्द भी होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, इसके अलावा नोजिया जैसे कि उल्टी जैसा मन करेगा, वोमिटिंग, उल्टी होगी, फीवर लाइक बुखार आएगा, ब्लड इन द स्टूल, जो हमारा स्टूल होगा मतलब जो मल होगा, मल में खून देखने को मिलेगा, म्यूकस इन द स्टूल, जो हमारा बगलगम होता है, जो हमारे बोल सकते हैं कि जो म्यूकस जो होता है उसमें से ब्लड भी देखने को मिल सकता है। अजन नीड टू हैव अ बॉबल मूवमेंट, बार बार आपको मल त्याग करने की आवश्यकता होगी, बार बार आपको स्टूल पास आउट करने की, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, आपको बार बार वहाँ पर क्योंकि आपको दस्त आ रहे हैं, तो पतले पानीदार होने के कारण वो बार बार वहाँ पर हम जो बॉबल मूवमेंट है वो प्रॉपर बोल सकते हैं कि कंट्रोल में नहीं रहता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे कि इसका ब्लड टेस्ट करेंगे, स्टूल टेस्ट करेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि डायरिया का हमें एक्चुअल पता होना चाहिए कि जो भी डायरिया हुआ है वो किस बैक्टीरिया के कारण हुआ है, किस वायरस के कारण हुआ है। तो उसके लिए स्टूल टेस्ट भी करते हैं, मल परीक्षण भी करते हैं, जिससे कि पता लगाया जा सके कि कौन सा बैक्टीरिया फिर कौन सा जो पैरासाइट है उस कारण से डायरिया हुआ। तो जब हमें डायग्नोसिस प्रॉपर पता चलती है, देन उसके बाद ट्रीटमेंट प्रॉपर चलता है। तो स्टूल टेस्ट करेंगे कि ताकि बैक्टीरियम पैरासाइट का पता लगा सके, ब्लड टेस्ट करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट यहाँ पर करेंगे, इससे हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सारी चीज़ें करेंगे कि क्योंकि डायरिया के कारण हमारे बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स भी हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा होता है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि डायरिया बार बार दस्त जाने के कारण हमारे जो बॉडी में है फ्लूइड होता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी भी कमी हो जाती है, जिसे हम बोल सकते हैं कि डिहाइड्रेशन भी मतलब
हमारे शरीर में निर्जलीकरण की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है, मतलब पानी की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर रक्त परीक्षण से हम पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट मेजरमेंट भी कर सकते हैं, बैलेंस दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट करेंगे, जिससे कि हाइड्रोजन सांस का परीक्षण करेंगे, जिससे कि जो सांस लेने का परीक्षण करेंगे कि प्रॉपर वो ब्रीथ कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं फ्लेक्सिबल सिग्मोइडस्कोपी या फिर कॉलोनोस्कोपी करेंगे, जिससे कि आपको जो हमारे मलाशय होता है या फिर हम बोल सकते हैं कि जो रेक्टम होता है उसमें इंसर्ट करके यहाँ पर स्कोपी की जाती है कि यहाँ पर उसका एक नमूना लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपर एंडोस्कोपी। अपर एंडोस्कोपी में डायग्नोसिस होता है। ये जो डायग्नोसिस है बहुत सीवियर कंडीशन में किए जाते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है पेशेंट की। अदरवाइज हम ब्लड टेस्ट या फिर स्टूल टेस्ट से ही काम चला सकते हैं। तो ये हमारे ये स्कोपी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं, घर पर भी आप उपचार कर सकते हैं। तो जैसे कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड, आपको जो भी जो लिक्विड है वो आपको प्लेंटी देने हैं, लाइक वाटर इंक्लूड हो, जैसे कि जूसेस हो गया। इसके अलावा जो भी आपके बेवरेजेस हो जाते हैं, कुछ बेवरेजेस ऐसे होते हैं, फ्रूट जूस हो गया, वेजिटेबल जूसेस हो गए, ये सभी इंक्लूड करना है ताकि आपके जो फ्लूइड है वो मेंटेन रहे, इलेक्ट्रोलाइट है जो मेंटेन रहे। इसके अलावा ऐड सेमी सॉलिड और लो फाइबर गुड ग्रेजुअली। इसके अलावा आपको सेमी सॉलिड फूड को इंक्लूड करना है। सेमी सॉलिड मतलब बोल सकते हैं लाइक बनाना हो गया, जो केले हो गए वो सेमी सॉलिड के अंदर आ जाते हैं, उनको मसल के। खिचड़ी हो गया, ये सेमी सॉलिड के अंदर आ जाते हैं, मतलब लिक्विड भी होना चाहिए उससे, ताकि ये जो आपका बॉबल मूवमेंट है प्रॉपर से नॉर्मल आ सके। तो आपको सेमी सॉलिड भी इसमें ऐड करना है और सबसे ज़्यादा आपको प्लांटी लिक्विड्स पिलाना है, मतलब ड्रिंक प्लांट्स पिलाना है, जैसे कि आपने देखा कि जूस हो गया, हर तरह की जूसेस को आपको इंक्लूड करना है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो अगर डायरिया वाले पेशेंट है तो मोस्टली उसको दही हो गया, बनाना हो गया, ये उसके लिए जो डायरिया वाला पेशेंट है उसे बहुत ही हेल्पफुल होता है। उससे डायरिया को भी रोका जा सकता है, जो बहुत ही जब दवाइयाँ नहीं चलती थी तो इससे भी कंट्रोल किया जाता था। और बहुत ज़्यादा अगर नॉर्मल है, अगर उसे 3 से 4 बार अगर लूज मोशन हो गए हैं तो साथ साथ आपको ORS भी देना है, क्योंकि ORS का घोल अगर आपको नहीं मिलता है तो आप घर पर भी नमक और शक्कर को घोल कर उसे पिला सकते हैं। मतलब यहाँ पर 1 लीटर जो पानी होता है उसमें 6 चम्मच 6 चम्मच शक्कर और जो आधा चम्मच होता है वो नमक मिलाकर आप ORS का घोल बनाकर घर पर ही पेशेंट को दे सकते हैं, ताकि उसको पानी की कमी ना हो पाए, इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है, मतलब जो इम्बैलेंस ना हो पाए, तो फ्लूइड की कमी ना हो पाए। क्योंकि डिहाइड्रेशन के कारण सबसे ज़्यादा वहाँ पर, डायरिया तो ठीक है लेकिन डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है डायरिया के कारण तो वो ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ही हार्मफुल हो जाता है, बहुत ही डेंजरस कंडीशन आ जाती है। अब इसके अलावा डोंट ईट सर्टेन फूड। अचानक से आपको फूड नहीं देना है, लाइक फैटी फूड नहीं देना है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो सारी चीज़ें एकदम नहीं देना है। मतलब एकदम से जो भी हैवी फूड है वो भी नहीं देना है, क्योंकि इंटेस्टाइन वीक हो चुकी है तो वो प्रॉपर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। इसके अलावा आस्क अबाउट एंटी डायरल मेडिसिन, और इसके अलावा आपको एंटी डायरल मेडिसिन को भी यूज़ करना है। जो भी एंटी डायरल मेडिसिन डिपेंड करती है कि आपको कौन सा किस टाइप का दस्त हुआ है, या फिर आपको जो डायरिया हुआ है, कभी कभी बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, तो वो डिपेंड करता है। तो आप ये डॉक्टर से सजेस्ट करेंगे, डॉक्टर को यहाँ पर सबसे पहले चेकअप करवाएंगे, देन उसके बाद आपको एंटी डायरल मेडिसिन भी यहाँ पर ऐड करनी है। और अगर नॉर्मल डायरिया हुआ है, नॉर्मल दस्त हुए हैं, तो होम रेमेडीज़ मतलब घर के घरेलू उपचार से भी आपका डायरिया ठीक हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको लूज़ मोशन लग रहे हैं, तो आप घरेलू उपचार बिल्कुल भी नहीं करें। घरेलू उपचार तो करेंगे लेकिन उसके साथ साथ आपको तुरंत से तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके उसका ट्रीटमेंट करवाना ही है, क्योंकि अगर फ्लूइड की कमी हो जाती है तो उसे डायरेक्ट ड्रिप भी दी जाती है। तो ये हमारे कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कि ये सब हमारे होम रेमेडीज़ आ जाती हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके कारण कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। ये सिम्टम्स में है लेकिन नहीं, कॉम्प्लिकेशन मतलब जो डायरिया है, डायरिया के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, ये सिम्टम्स लिखा है, आपको सिम्टम्स में ये नहीं आएगा, ये हमारे कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा। लाइक एक्सेसिव थर्स्ट, कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम कि डायरिया के कारण उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, मुंह जो होगा वो जो माउथ है आपका बहुत ही सूखने लगेगा, ड्राई होगा, यहाँ पर लिटिल बहुत कम या कोई पेशाब नहीं आएगी, मतलब यूरिन नहीं आएगी, क्योंकि सारा फ्लूइड आपका वैसे ही डायरिया के कारण वहाँ पर
चला गया है, वीकनेस भी होगा, फटीग भी होगा, जो यूरिन होगी वो डार्क कलर की होगी। तो ये हमारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा हम देखते हैं जो ये ड्राई माउथ, जैसे कि हमने देखा अभी, और फीवर भी देखने को मिल सकता है। 102 से आपको ऊपर बुखार भी आ सकता है। 3 या आधे घंटों में गीला डायपर नहीं होगा, ये कुछ समय बाद कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्राइंग विदाउट टीयर्स, जो बिना आंसू के रोएगा तो बेबी, ये मोस्टली बच्चों में देखने को मिल रहा है। बच्चा रोएगा लेकिन उसके आंसू नहीं आएंगे। तो इस तरह से हमने कुछ कॉम्प्लिकेशन देखे, ये हमारे जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो ये तो हमने देखा ये कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ सिम्टम्स लिखा है, ये सिम्टम्स नहीं है, ये कॉम्प्लिकेशन है। हाँ, इसे सिम्टम्स में भी ऐड कर सकते हैं कि इसमें ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन मोस्टली डायरिया के बाद ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो जाता है हमारा डायरिया। तो आई होप कि आपको इस क्लास के हेल्प से कोई डायरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेन होते हैं कारण, कॉजेज़ को हमेशा याद रखना कि किन किन कारणों से डायरिया होता है। सिम्टम्स तो मोस्टली हमें समझ में आ ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कॉजेज़ पर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर 3 से 4 बार, अगर 4 से ज़्यादा बार अगर आपको दस्त लग रहे हैं या फिर आपके बच्चे को दस्त लग रहे हैं, तो बच्चों के साथ लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी उसको ट्रीटमेंट करवाना है। तो आई होप कि ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।